प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बाल मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र बाल मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र से आपके टेट, सी टेट, सुपर टेट में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके लिए आप अलग अलग किताबों, अलग अलग माध्यमों से अपनी तैयारी करते हैं। यूपी टेट और सुपर टेट या सी टेट को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लेके आए हैं एक प्रैक्टिस पेपर की श्रृंखला। जिस श्रृंखला में आपको प्रश्न, उसके व्याख्यात्मक तथ्य आपको दिए जाएंगे। डेली बेस पे इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को करने का सीधा मकसद ये है कि हमें यह पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन किस स्तर का आने वाला है जो हमारे लिए लाभप्रद होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है। एक सेकंड के लिए, एक सेकंड बस। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया 8004109989। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके या इस नंबर से आप टेलीग्राम करके आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम करने के बाद आप ग्रुप से जुड़ जाएंगे, जिस ग्रुप में आपको सभी पीडीएफ प्रत्येक दिन सेंड कर दिया जाता है और वीडियो की लिंक भी आपको सेंड कर दी जाएगी, जिससे आपको वीडियो ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रत्येक दिन मॉर्निंग में आपको यह वीडियो दे दी जाएगी। अतः आपसे निवेदन है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दें। चलिए अब बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपका, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। इसके बारे में आपको आंसर देना है। तो इसका आंसर होता है आपका बुंट। कौन किए थे? बुंट किए थे। जर्मन के चिकित्सक, ध्यान से देखिएगा, जर्मन के चिकित्सक, दार्शनिक, प्राध्यापक विल्हेम मैक्समिलियन बुंट को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। आप ये पॉइंट नोट कर सकते हैं कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? बुंट को कहा जाता है, जिनका नाम क्या है? विल्हेम मैक्समिलियन बुंट को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। जो कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। चिकित्सक थे, दार्शनिक थे, प्राध्यापक थे। ठीक है। बुंट ने मनोविज्ञान को विज्ञान माना और उन्होंने ही सबसे पहले अपने आप को मनोवैज्ञानिक कहा। किसने? बुंट ने सबसे पहले अपने आप को क्या कहा था? मनोवैज्ञानिक कहा था। ये प्रश्न घुमा फिरा के आपसे पूछे जा सकते हैं। वे प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। सन 1879 में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित हुई थी। आपको याद रखना है कि प्रथम प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई थी। तो आप कहेंगे लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। किसके द्वारा? बुंट के द्वारा। तो ये बात आप याद रखेंगे, लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विधा माना जाने लगा। चलें अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका है, छात्र अधिगम का वार्क मॉडल किनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? जी हां, आप पढ़ लिए, नील फ्लेमिंग के द्वारा। किसके द्वारा? नील फ्लेमिंग के द्वारा। छात्र अधिगम का वार्क मॉडल नील डी फ्लेमिंग द्वारा प्रस्तावित किया गया था। वार्क न्यूरो लैंग्वेज प्रोग्रामिंग NLP का विस्तारित रूप है। वार्क मॉडल 1987 में लिंकन विश्वविद्यालय में किए गए शोध कार्य के माध्यम से लॉन्च किया गया था। ठीक है। तो कौन लॉन्च किए थे? वार्क मतलब क्या है? नील फ्लेमिंग। ठीक है। आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, आपको इससे लाभ अवश्य होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि टेट देने वाले सभी लोग, आपको टेट की सारी श्रृंखलाएं दी जा रही हैं। हिंदी का प्रैक्टिस पेपर दिया जा रहा है, आपको संस्कृत का प्रैक्टिस पेपर दिया जा रहा है, पर्यावरण का प्रैक्टिस पेपर क्लास दिया जा रहा है। ठीक है। हिंदी का प्रैक्टिस पेपर दिया जा रहा है, बहुत जल्दी हिंदी की आपको क्लास भी दी जाएगी। तो मैथ का आपको प्रैक्टिस पेपर दिया जाएगा जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए। तो इन सभी को अगर हम गौर करें तो हमारे पांचों सेट आपको डेली बेस पे मिलते हैं, जो आपके लिए पूर्णतया फ्री हैं।
और आपको क्या करना है, 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन रोज आपको सॉल्व करना है। यह करने से आपको पूरे टाइम के लिए, पूरे टेट के लिए हम जो आपसे टाइम मांग रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 2 से ढाई घंटे, यानी 3 घंटे हम मैक्सिमम मान लेते हैं। 2 से ढाई घंटे में आपका सारा काम हो जाएगा। मान लेते हैं किसी किसी वीडियो की लेंथ अगर बड़ी हो गई तो 2.5 घंटे आप मान चलिए, या मैक्सिमम 3 घंटे तक। तो इतना अगर डेली बेस पे आप करते रहेंगे तो आप सिर्फ टेट पास ही नहीं होंगे बल्कि अच्छे नंबर से पास होंगे, जो आपको लाभ देगा। यही टॉपिक आप जानते हैं कि इसमें से बहुत सारी टॉपिक ऐसी होती हैं जो सुपर टेट में भी रिपीट होती हैं, तो आपको इसका लाभ मिलेगा। सी टेट में भी लाभ मिलेगा। ठीक है, तो आप तैयारी करते रहें, आपका इसका लाभ अवश्य मिलने वाला है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? कह रहा शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है, यह प्रश्न आपको बताना है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है, ये प्रश्न आपको बताना है। तो आप कहेंगे 1900, सन 1900 को माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का औपचारिक प्रारंभ आधुनिक काल में वर्ष 1989 में 89 से ही जी स्टेनले हॉल, किसने? जी स्टेनले हॉल 1889 में जी स्टेनले हॉल के प्रयासों से माना जाता है। कब? 1889 में जी स्टेनले हॉल के प्रयासों से माना जाता है। स्टेनले हॉल को बाल मनोविज्ञान का अन्वेषक भी कहा जाता है। एक प्रश्न यहाँ पे है, स्टेनले हॉल को बाल मनोविज्ञान का अन्वेषक कहा जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। थर्नडाइक द्वारा स्थापित कोलंबिया विश्वविद्यालय, थर्नडाइक द्वारा स्थापित कोलंबिया विश्वविद्यालय सन 1900 में शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना होने के फलस्वरूप शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन को दृढ़ता मिली एवं शिक्षा मनोविज्ञान के स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने का सिलसिला यहीं पर शुरू हुआ था। तो थर्नडाइक को ये और ए आपको क्या करना है, याद रखना है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? कह रहा शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है, तो संचार माध्यमों के अध्ययन से नहीं है। मानव व्यवहार का अध्ययन है, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है, सीखने के तरीके का अध्ययन है, लेकिन संचार माध्यम का अध्ययन नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा का मनोवैज्ञानिक रूप में अध्ययन करती है, जो शिक्षा का मनोवैज्ञानिक रूप में क्या करती है, अध्ययन करती है। इसका संबंध मानव के व्यवहार, मानसिक प्रक्रियाओं, सीखने के तरीकों, व्यक्त और समायोजन, व्यक्तिगत भिन्नताओं, पाठ्यक्रम निर्माण, अध्ययन विधियां, मापन एवं मूल्यांकन आदि से संबंधित है। जबकि संचार माध्यमों का अध्ययन सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत किया जाता है। एक बार फिर से पढ़ते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा का मनोवैज्ञानिक रूप से अध्ययन करती है। इसका संबंध मानव के व्यवहार, मानसिक प्रक्रियाओं, सीखने के तरीकों, व्यक्ति और समायोजन, व्यक्तिगत भिन्नताओं, पाठ्यक्रम निर्माण, अध्ययन विधियां, मापन एवं मूल्यांकन आदि से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? कह रहा है कौन ऐसा है जो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है, तो उसे आपको बताना है। उसे क्या कहते हैं? विन्ध्यात्मक विज्ञान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विन्ध्यात्मक विज्ञान कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? विन्ध्यात्मक विज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान न पूर्ण रूप से कला है और न ही पूर्ण विज्ञान, बल्कि यह कला और विज्ञान दोनों है। शिक्षा मनोविज्ञान न पूर्ण रूप से कला है और न ही पूर्ण रूप से विज्ञान, बल्कि यह कला और विज्ञान दोनों है। शिक्षक अपने कला और कौशल से बालकों में अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करता है तथा बालक अपनी रुचि, अभिप्रेरणा, आवश्यकता अनुसार अधिगम प्रक्रिया में भाग लेता है। इसलिए इसे विन्ध्यात्मक विज्ञान भी कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? विन्ध्यात्मक विज्ञान कहते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कह रहा शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, इसके बारे में आपको बताना है। बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, अर्थात बच्चों को सिखाने के लिए मात्र अधिगम परिस्थिति
की उपस्थिति आवश्यक होती तथा उन्हें अधिगम के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होती है, जिससे बच्चे स्वयं सक्रिय सहभागिता द्वारा अधिगम अनुभव प्राप्त करते हैं। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? कह रहा है एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? आपको ये बताना है। शिक्षा मनोविज्ञान इसके साथ कौन संबद्ध है? शिक्षा मनोविज्ञान सीटेट वगैरह में पूछा गया प्रश्न है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में बालक के व्यवहार का अध्ययन करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल, सुगम और प्रभावी बनाने का विज्ञान है। इसमें शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करता है तथा उसकी अनुरूप उसमें सुधार करने का प्रयास करता है। शिक्षा मनोविज्ञान है, कह रहा है शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? एक मानक मनोविज्ञान है। क्या है? एक मानक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? एक मानक विज्ञान है। इसमें व्यक्ति को लक्ष्य केंद्रित शिक्षा दी जाती है, जिसके द्वारा मानव व्यवहार को परिवर्तित मनचाही दिशा में मोड़ा जा सकता है। तो कौन सा विज्ञान है? मानक विज्ञान है, याद रखिएगा। आरंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया गया था? आरंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया गया था? ये प्रश्न नंबर आपका बिहार में पूछा गया था। तो किस में किया गया था आत्मा का? तो आत्मा के बारे में सबसे पहले दर्शन शास्त्र में बताया गया था। किस में? फिलॉसफी में, यानी दर्शन शास्त्र में बताया गया था। दर्शन शास्त्र वह ज्ञान है जो परम सत्य और प्रकृति के सिद्धांतों और उनके कारणों की विवेचना करता है। दर्शन शास्त्र सामाजिक चेतना के रूपों में से एक है। अतः दर्शन शास्त्र का संबंध आत्मा से है, जिसमें व्यक्ति के आत्मा यानी अंतर्निहित ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया? 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया? तो आप कहेंगे अल्फ्रेड बिने के द्वारा। किसके द्वारा? अल्फ्रेड बिने के द्वारा। अल्फ्रेड बिने ने 1882 में लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया था। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षा को आत्मसंतुष्टि मिल सके, इसके द्वारा दूसरों को प्रभावित कर सकें, इसके द्वारा अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सकें, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सकें। तो इसके द्वारा अपने शिक्षण को और प्रभावी बना सकें, इसीलिए जरूरी है शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन। एक सेकेंड रुक जाइएगा। हाँ, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापकों को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसकी सहायता से वह अपने शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सकता है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना तथा उनके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना। यह कार्य तभी हो सकता है जबकि विद्यार्थी के व्यवहार के स्तर की जांच हो सके, यह पता चल सके कि व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास किस सीमा तक हुआ है। निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन है? तो यह आपको बताना है अंतर्दर्शन। कौन है? अंतर्दर्शन। कौन है? अंतर्दर्शन। शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन है? अंतर्दर्शन। शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि अंतर्दर्शन है। इस विधि का प्रतिपादन विल्हेम वुंड तथा उनके शिष्य टिचनर ने किया था। अंतर्दर्शन विधि में मनोविज्ञान अपने ही भावों, अनुभवों, व्यवहारों, संवेगों आदि का अंतर निरीक्षण करके उसका विश्लेषण करते हैं और मनोविज्ञान नियमों तथा सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है? कह रहा कौन सा ऐसा विकल्प है जो शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है, इसके बारे में आपको बताना है।
व्यक्तित्व विभिन्नताओं की समस्या। व्यक्तित्व विभिन्नताओं की समस्या शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है। प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था। कह रहा प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था, इसके बारे में आपको बताना है। विलियम वुंट ने। कौन? विलियम वुंट ने। आपका आंसर नंबर सी करेक्ट आंसर होता है। विलियम वुंट जर्मनी के दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक थे। विलियम वुंट ने 1879 में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना किया था। इन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रयोगात्मक विधि का प्रारंभ किया, इसलिए इन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता भी कहा जाता है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। यह बात किसने बताई थी? तो मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है, डी वाला ऑप्शन सही था आपका। सबसे बड़ा योगदान है बाल केंद्रित शिक्षा। डी वाला ऑप्शन क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है, तो यही आपसे पूछा जा रहा था, बाल केंद्रित शिक्षा। तो आइए, बाल केंद्रित शिक्षा क्या आ गया? बाल केंद्रित शिक्षा के विकास में मनोविज्ञान के द्वारा ही शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया, जिसके परिणाम स्वरूप बालक के व्यवहार को नियंत्रित करके सकारात्मक दिशा प्रदान की जाती है तथा शिक्षण पाठ्यक्रम तथा शिक्षण कौशल छात्र के अनुकूल ही तैयार किए जाते हैं, ताकि छात्र सहजतापूर्वक अधिगम कर सके। मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? कह रहा मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था, ये आपको बताना है। तो मनोविज्ञान प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का अंग था। किसका अंग था? दर्शन शास्त्र का अंग था। किसका अंग था? दर्शन शास्त्र का अंग था। मनोविज्ञान प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का विषय हुआ करता था। मनोविज्ञान का जन्म ही दर्शन शास्त्र से हुआ है, इसलिए मनोविज्ञान का प्रारंभिक विषय आत्मा रहा है। साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, साइको प्लस लोगास। साइको का मतलब आत्मा तथा लोगास का मतलब अध्ययन करना होता है, अर्थात अंग्रेजी में साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन। पारिस्थितिकी प्रणाली सिद्धांत, जो मूल रूप से उरी ब्रोफेर ब्रेनर द्वारा तैयार किया गया था, 4 प्रकार के नेस्टेड पर्यावरण प्रणालियों को निर्दिष्ट करता है। इन्हें भी कहते हैं ब्रोफर ब्रेनर के द्वारा तैयार किया गया था, ओरी ब्रेफर ब्रेनर द्वारा तैयार किया गया था। ये 4 प्रकार के होते हैं, इनके बारे में आपको बताना है। पारिस्थितिकी प्रणाली सिद्धांत, जो मूल रूप से ओरी ब्रोफेन ब्रेनर द्वारा तैयार किया गया है, 4 प्रकार के नेस्टेड पर्यावरण प्रणालियों को निर्दिष्ट करता है, जिन्हें मानव पारिस्थितिकी भी कहा जाता है। ब्रोफेन ब्रेनर एक विकासात्मक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने मानव विकास और उनके पारिस्थितिकी को समझने के लिए 4 प्रकार के पारिस्थितिकी स्तर बताए हैं, जो मानव विकास के प्रत्येक चरण को निर्धारित करते हैं। माइक्रो सिस्टम, मेजो सिस्टम, एक्सो सिस्टम और मैक्रो सिस्टम। तो ये 4 सिस्टम है मानव विकास के लिए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। औपचारिक वातावरण में होने वाले अधिगम का क्या अध्ययन किया जाता है? अधिगम का अध्ययन किया जाता है, किसके द्वारा अध्ययन किया जाता है? तो ये बताना है किसके द्वारा अध्ययन किया जाता है। तो शिक्षा मनोवैज्ञानिक के द्वारा अध्ययन किया जाता है। औपचारिक वातावरण में होने वाले अधिगम का शिक्षा मनोविज्ञानी द्वारा अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार का शैक्षणिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। इसका संबंध उस मानव व्यवहारों और व्यक्तित्व के अध्ययन से है जिसका उत्थान, विकास और मार्गदर्शन शिक्षा की प्रक्रिया द्वारा होता है। व्यक्ति बिना किसी अंतर्निहित मानसिक प्रकरण के पैदा होते हैं। व्यक्ति बिना किसी अंतर्निहित मानसिक प्रकरण के पैदा होते हैं और इसलिए सभी ज्ञान अनुभव या धारणा से आते हैं। इस धारणा के रूप में संदर्भित किया गया। धारणा के रूप में किसे हम मानते हैं? धारणा के रूप में मासूम मन स्थिति, मासूम मन स्थिति, तबुला रास, इसे क्या कहते हैं? तबुला रास, याद रखिएगा तबुला रास। ठीक है, एमपी टेट में पूछा गया था। व्यक्ति बिना किसी अंतर्निहित मानसिक प्रकरण के पैदा होते हैं और इसलिए सभी ज्ञान अनुभव या धारणा से आते हैं। इस धारणा को मासूम मन स्थिति, टबुला रास के रूप में संदर्भित किया गया है।
इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन लॉक, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन लॉक ने किया था। जॉन लॉक, जिन्होंने मानव की यांत्रिक अवधारणा की नींव रखी थी, ने किया था। लॉक के अनुसार अनुभव हमारे दिमाग में हमारी इंद्रियों को कैप्चर करने की एक प्रति बनाते हैं। समय बीतने के साथ हम उन प्रतियों में पैटर्न का पता लगाना सीखते हैं जो हमारे दिमाग में रहते हैं, जो अवधारणाओं को प्रकट करता है। बदले में इन अवधारणाओं को एक दूसरे के साथ भी जोड़ा जाता है और इस प्रक्रिया से पहले जटिल अवधारणाएं उत्पन्न होती हैं और इन्हें पहले समझना मुश्किल होता है। तो आज का पहला सेशन आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार है, आपके एसएमएस का इंतज़ार है। तो जल्दी से टेलीग्राम से, व्हाट्सएप से जुड़ जाइए, जहां पे आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही हैं फ्री में, जिसके लिए आपको एक भी पैसा पेड नहीं करना है। तो फिर हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।